नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आमेर का कछुआ वंश के बारे में पढ़ रहे थे। आमेर का कछुआ वंश, और आमेर का कछुआ वंश में हमने जो आमेर के शासक थे स्वाई जय सिंह, उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आमेर के कछुआ वंश में या आमेर रियासत में जो अगले राजा होंगे स्वाई जय सिंह के पश्चात, वो होंगे ईश्वरी सिंह। कौन होंगे? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह का शासन होगा 1743 से लेकर 1750। इनके शासनकाल का समय है 1743 से लेकर 1750 के मध्य। ईश्वरी सिंह, आपको पता है कि 1708 में एक समझौता हुआ था, देवारी समझौता। कौन सा समझौता हुआ था? देवारी समझौता। तो देवारी समझौता, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि देवारी समझौता स्वाई जय सिंह का काल पड़ा था, तो उसमें आया था कि ये देवारी समझौता तीन बड़ी शक्तियों के बीच में हुआ था। एक तरफ था मारवाड़, एक तरफ था जयपुर, और एक तरफ था मेवाड़। तो मेवाड़ का अमर सिंह द्वितीय शासक, अमर सिंह द्वितीय, और जयपुर का शासक कौन था? स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह। एक बार पुनः हम यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और मारवाड़ का था अजीत सिंह। शासक कौन थे? अजीत सिंह। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात 1708 में देवारी समझौता हुआ। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्रकुंवरी, पुत्री का नाम था चंद्रकुंवरी। इस चंद्रकुंवरी का विवाह है, इसका विवाह किसके साथ में किया गया? स्वाई जय सिंह के साथ में किया गया, जयपुर की राजा। और इसके अलावा मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे, उनकी पुत्री सूरज कुंवर का विवाह भी किसके साथ में हुआ? स्वाई जय सिंह के साथ में हुआ। देवारी समझौते के अंतर्गत अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह से हुआ, और यह तय किया गया कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो आमेर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। आमेर का शासक बनेगा। अब देवारी समझौते के अंतर्गत शासक बनना चाहिए था, इससे जो पुत्र पैदा हुआ वो हुआ कौन? माधो सिंह। कौन हुआ? माधो सिंह प्रथम। ठीक है, लेकिन ये शासक नहीं बना। शासक बन गया कौन? ईश्वरी सिंह। तो ध्यान रखेंगे, देवारी समझौते का उल्लंघन करके ये आमेर का शासक बना। देवारी समझौते का क्या किया? इसने उल्लंघन किया, उल्लंघन करके शासक बना। बनना चाहिए था माधो सिंह प्रथम, लेकिन बन गया कौन? ईश्वरी सिंह। ठीक है, ये मैंने आपको घटनाक्रम बताया है। तो ईश्वरी सिंह शासक बन गया। तो अब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में क्या होगा? शासन की प्राप्ति को लेकर, राज्य का शासन प्राप्त करने को लेकर ये भी क्या करेंगे? युद्ध करेंगे इनके साथ में, क्योंकि शासक बननी चाहिए थी कौन? माधो सिंह प्रथम, बन गए ईश्वरी सिंह। तो इनके बीच में फिर होंगे युद्ध होंगे। और सबसे पहले होगा 1747 में, मार्च 1747 की बात है, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1747 में। ये राजमहल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ? तो राजमहल का युद्ध एक तो होगा ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के बाद में माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम और ईश्वरी सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ। राजमहल टोंक में पड़ता है, बनास नदी के किनारे। कहा जाता है कि राजमहल युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या हो गए? विजयी हो गए। क्या हो गए? विजयी हुए। माधो सिंह की क्या हुई? हार हो गई। माधो सिंह जी क्या हो गए?
हार हो गए, यानी इनकी पराजय हो गई, हार गए राजमहल के युद्ध में। और राजमहल के युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुए। तो इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में, जयपुर में जो त्रिपोलिया बाजार है, त्रिपोलिया बाजार, उसमें 7 मंजिला ईसरलाट अपने नाम से इन्होंने क्या बनाई, ईसरलाट, जिसको सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। ईसरलाट सरगासुली का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये भी ध्यान रखना है। इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया। किसने, ईश्वरी सिंह ने। ठीक है। और कहा जाता है कि ये अष्टकोणीय इमारत है। कैसी इमारत है, अष्टकोणीय इमारत। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे शासन प्राप्ति को लेकर माधो सिंह प्रथम पुनः इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, क्योंकि राजमहल के युद्ध में माधो सिंह प्रथम की क्या हो गई, हार हो गई। और उसके बाद में अगस्त 1947 में ही 1747 में ही, अगस्त 1747 में ही एक युद्ध होगा, बगरू का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा, बगरू का युद्ध। और ये बगरू का युद्ध भी कब हुआ, 1747 में, अगस्त 1747 में बगरू का युद्ध हुआ। और ये भी किस किस के बीच में हुआ, तो ये भी ईश्वरी सिंह और ईश्वरी सिंह का सहयोग किया भरतपुर के जो महाराजा थे सूरजमल, उन्होंने। और इधर माधो सिंह प्रथम दोनों के बीच में बगरू का युद्ध हुआ। और इस बगरू के युद्ध में माधो सिंह प्रथम की सहायता किस किसने की, तो ध्यान रखेंगे इसकी तरफ से मराठा मल्हार राव होलकर, इसके अलावा कोटा के शासक थे दुर्जनसाल, कोटा के शासक दुर्जनसाल। इसके अलावा बूंदी के शासक थे उमेद सिंह, इनको पद से हटा दिया गया था, अपदस्थ शासक बूंदी के उमेद सिंह। और इसके अलावा मेवाड़ के शासक थे जगत सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय। मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने भी माधो सिंह की इसमें क्या की थी, सहायता की थी। तो ध्यान रखेंगे बगरू का युद्ध अगस्त 1747 में हुआ। ईश्वरी सिंह का साथ दिया भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने। और माधो सिंह प्रथम का साथ दिया किसने, मराठा होलकर ने, कोटा के दुर्जनसाल ने, बूंदी के अपदस्थ शासक यानी इनको पद से हटा दिया गया था उमेद सिंह ने, और मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने। तो आपको पता है कि इधर काफ़ी ज़्यादा शक्ति का संग्रह कर लिया माधो सिंह प्रथम ने, और इधर की शक्ति कमज़ोर रही। तो इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि माधो सिंह प्रथम विजयी हो गया, माधो सिंह प्रथम विजयी, माधो सिंह प्रथम विजयी हुआ किस युद्ध में, बगरू के युद्ध में। और उसके पश्चात इस युद्ध में जब विजयी हो गया कौन, माधो सिंह प्रथम, तो ईश्वरी सिंह को माधो सिंह प्रथम को 5 परगने देने पड़े। कितने परगने देने पड़े, 5 परगने देने पड़े ईश्वरी सिंह को, यानी माधो सिंह प्रथम को देने पड़े कितने परगने, 5 परगने। और मराठा ने सहायता की थी। तो आपको पता है मराठों का जो आक्रमण होता था राजस्थान में, वो केवल लूटपाट का इरादा होता था, उनका केवल वसूली करने का इरादा होता था मराठों का। इनका किसी प्रकार का शासन में
जो अगर भागीदारी निभाते थे, किसी शासक की तरफ से युद्ध में भाग लेते थे, तो इनका इरादा होता था कि हमें क्या मिलेगा, धन मिलेगा। इनकी इच्छा धन की प्राप्ति थी। तो मराठों को हर्जाना देना पड़ा। क्या देना पड़ा? हर्जाना। ठीक है, ईश्वरी सिंह को मराठों को क्या देना पड़ा? हर्जाना देना पड़ा। और माधो सिंह प्रथम को 5 परगने देने पड़े। किस युद्ध के बाद में? बगरू के युद्ध के बाद में। और उसके बाद में आगे एक युद्ध और होगा, उसका नाम है मानपुर। मानपुर का युद्ध। और मानपुर का युद्ध ये हुआ 1748 में। कब हुआ? 1748 में हुआ मानपुर का युद्ध। और मानपुर के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को हराया। अहमद शाह अब्दाली को क्या किया? पराजित किया। मानपुर अलवर में पड़ता है। तो ईश्वरी सिंह ने किसको हरा दिया? अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर दिया। और उसके पश्चात आपको पता है ये 3 युद्ध हुए। तीनों युद्धों में मराठों की भूमिका रहती है। तो मराठे इसको बार बार परेशान करने लगे। किसको? ईश्वरी सिंह को बार बार हर्जाना की मांग करने लगे। तो अंत में फिर इसने 1750 में मराठों के डर से अपनी 3 रानियों के साथ क्या किया? ईसरलाट जिसका नाम सरगासुली इन्होंने ही बनाई थी, और इसी से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या। तो मराठों के डर से 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह ने अपनी 3 रानियों के साथ में ईसरलाट सरगासुली से कूदकर अपनी जीवन लीला क्या कर ली? समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली। इस कारण से इतिहास में जयपुर के एक ऐसे शासक जो जागृत देव या भूमिया देव के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये खुद क्या हो जाते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो इनके शासनकाल के बारे में कुछ ये प्रमुख बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन न हो। आमेर की कछुआ वंश में हम आज पढ़ रहे हैं ईश्वरी सिंह। 1743 से 1750 के मध्य इनका शासनकाल रहा। और ये देवारी समझौता, ये घटनाक्रम मैंने आपको बताया यहाँ पर। इस देवारी समझौते का उल्लंघन करके शासक बनना चाहिए था माधो सिंह प्रथम, लेकिन बन गए ईश्वरी सिंह। और उसके पश्चात इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, राजमहल का युद्ध 1747 में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में। यहाँ पर ईश्वरी सिंह विजयी हो जाएंगे। और इस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 7 मंजिला ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण करवाया ईश्वरी सिंह ने। अष्टकोणीय इमारत है ये। और बगरू का युद्ध होगा आगे 1747 में, अगस्त 1747 में, यहाँ ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में। तो माधो सिंह प्रथम का साथ काफ़ी लोग यहाँ पर भूमिका निभाते हैं। इनमें मराठा मल्हार राव होलकर, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के उमेद सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने इनका साथ दिया। इधर महाराजा सूरजमल ने ईश्वरी सिंह का अप्रत्यक्ष रूप से साथ में दिया था, प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई थी, केवल सैनिक सहायता दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर परिणाम क्या होगा? माधो सिंह प्रथम विजयी हो जाएगा। और इस युद्ध के बाद में ईश्वरी सिंह को माधो सिंह प्रथम को 5 परगने देने पड़े, मराठों को हर्जाना देना पड़ा। और फिर मानपुर के युद्ध में ईश्वरी सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को पराजित किया, लेकिन मराठा लगातार इनके ऊपर दबाव बना रहे थे, हर्जाने का लगातार मांग कर रहे थे कि अधिक से अधिक धन चाहिए। अंत में उनके डर से फिर अपनी 3 रानियों के साथ में अपनी ही बनाई गई ईसरलाट से कूदकर इन्होंने अपनी जीवन लीला को क्या कर लिया था? समाप्त कर लिया था। उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो सवाई माधो सिंह। कौन बनेंगे? सवाई माधो सिंह प्रथम। सवाई माधो सिंह प्रथम।
सवाई माधो सिंह प्रथम शासक बनेंगे और इनका शासनकाल रहेगा 1750 से लेकर 1768 तक। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 1768 तक अब जयपुर के शासक बनेंगे। तो जयपुर के शासक बने तो इनके ऊपर भी मराठों के आक्रमण हुए। तो कहा जाता है कि इन्होंने 1751 में 5000 मराठों का जयपुर में कत्ल कर दिया था। जयपुर में क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। कत्लेआम कर दिया। किसने? सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1751 में 5000 मराठों का जयपुर में कत्लेआम करवाया। किसने? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। और उसके बाद में इनके शासनकाल में 1759 में एक युद्ध होगा, कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ का युद्ध कब होगा? ये होगा 1759 में। कांकोड़ का युद्ध 1759 में। और ये युद्ध किस किस के बीच में होगा? तो ये होगा माधो सिंह प्रथम और इधर होंगे मराठा होलकर जो पगरू के युद्ध में इन्हीं माधो सिंह प्रथम का साथ देते हैं ईश्वरी सिंह के विरुद्ध। लेकिन अब कांकोड़ के युद्ध में दोनों की आमने सामने मुठभेड़ होगी, आमना सामना होगा माधो सिंह प्रथम और मराठा होलकर का। और इसमें माधो सिंह प्रथम क्या हो गए? विजयी हो गए थे। ठीक है, कांकोड़ के युद्ध में किसकी विजय हुई? माधो सिंह प्रथम की विजय हुई थी। और उसके बाद में 1761 में एक और युद्ध होगा, भटवाड़ा का युद्ध। भटवाड़ा का युद्ध कब होगा? 1761 में। और ये क्यों हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे, रणथंभौर पर अधिकार करने को लेकर, रणथंभौर पर अधिकार करने को लेकर कौन सा युद्ध हुआ? भटवाड़ा का युद्ध 1761 में। और इस भटवाड़ा के युद्ध में एक तरफ होगा माधो सिंह प्रथम होंगे और दूसरी तरफ होंगी कोटा के शत्रुसाल और इनका सेनापति था झाला जालिम सिंह इनके सेनापति थे, कोटा के शासक शत्रुसाल के। और इसमें कोटा के जो शत्रुसाल हैं या सेनापति झाला जालिम सिंह के नेतृत्व में भटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह प्रथम की हार होती है और इधर वाली सेना क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। और ये युद्ध किसके प्रश्न को लेकर था? तो रणथंभौर पर अधिकार करने के प्रश्न को लेकर ये युद्ध हुआ था 1761 में। तो दोनों युद्ध ध्यान रखेंगे, कांकोड़ का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध। माधो सिंह प्रथम पहले वाले में जीत गया, लेकिन दूसरे वाले में क्या हो गया? हार गया। उसके बाद में इनके बारे में अगली बात यह आती है कि 1763 में इन्होंने सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। सवाई माधोपुर अपने नाम से ही, माधो सिंह नाम था तो आपको पता है, माधो सिंह प्रथम ने 1763 में सवाई माधोपुर कस्बा बसाया। ठीक है, या सवाई माधोपुर की स्थापना की किसने बसाया था? माधो सिंह प्रथम ने बसाया था। और उसके बाद में ये भी ध्यान रखना है, चाकसू में सील की डूंगरी, चाकसू में सील की डूंगरी में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता का मंदिर बनवाया। चाकसू में सील की जो डूंगरी है उसमें शीतला माता का मंदिर भी किसने बनवाया? माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। और
शीतला माता का मंदिर में यहाँ पर मेला लगता है चित्रकर्षण अष्टमी को। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा मोती डूंगरी के महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण, मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी किसने करवाया? तो माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। तो ये 3-4 बातें हैं इनके बारे में, ध्यान रखिएगा। सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 में शासक बनेंगे जयपुर के। 1768 तक इनका शासनकाल रहेगा। 1751 में इन्होंने शासक बनने के पश्चात 5000 मराठों को जयपुर में मरवा दिया था, उनका कत्लेआम करवाया। कांकोड़ के युद्ध 1759 में माधो सिंह प्रथम ने मराठों के जो होलकर के नेतृत्व वाली मराठा सेना थी उसको बुरी तरह पराजित किया। लेकिन भटवाड़ा के युद्ध में 1761 में जो हुआ था रणथंभौर पर अधिकार करने को लेकर, इसमें माधो सिंह प्रथम की सेना कोटा के शत्रुसाल की सेना, जिसका सेनापति था झाला जालिम सिंह, उसे हार गई। यहाँ पर कोटा के शत्रुसाल की क्या हुई? विजय हुई थी। 1763 में माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर नामक कस्बा बसाया और चाकसू में सील की डूंगरी में शीतला माता का मंदिर बनवाया। किसने? माधो सिंह प्रथम ने, जहाँ पर चित्रकर्षण अष्टमी को मेला भरता है। और चित्रकर्षण अष्टमी को आपको पता है मारवाड़ में गुड़ला जो त्यौहार है वो मनाया जाता है। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी किसने करवाया? माधो सिंह प्रथम ने ही करवाया था। और माधो सिंह प्रथम के बाद में शासक बनेंगे कौन? पृथ्वीराज कछवाहा। शासक बने कौन? पृथ्वीराज कछवाहा सेकंड। लेकिन इनके बारे में इतिहास में किसी प्रकार की कोई उल्लेखनीय बातें नहीं मिलती हैं। और पृथ्वीराज कछवाहा सेकंड के बाद में आगे जो शासक बनेंगे वो बनेंगे सवाई प्रताप सिंह। कौन बनेंगे? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, ये अभी हमने ऊपर देखा है। पृथ्वीराज कछवाहा द्वितीय इनके भाई थे सवाई प्रताप सिंह, और इनका शासनकाल रहेगा 1778 से लेकर 1803 के मध्य। सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से लेकर 1803 के मध्य तक रहेगा। तो ये पृथ्वीराज कछवाहा जो द्वितीय थे उसके भाई थे सवाई प्रताप सिंह पर। इनके शासनकाल में, इनके काल में सर्वाधिक मराठा आक्रमण हुए, या सबसे ज़्यादा मराठा जयपुर में आए। किसके काल में? सवाई प्रताप सिंह के काल में, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मराठा आक्रमण हुए किस शासक के काल में? सवाई प्रताप सिंह के काल में। इनके बारे में सबसे पहले जानकारी ये आती है कि इनके शासनकाल में 1787 में एक युद्ध हुआ, नाम था तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुंगा का युद्ध। कब हुआ? यह हुआ 1787 में। और ये तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो एक तरफ हो जाएंगे सवाई प्रताप सिंह, और इनका साथ दिया किसने? जोधपुर के विजय सिंह ने। जोधपुर के शासक विजय सिंह। ठीक है। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ। सवाई प्रताप सिंह के साथ में कौन थे? जोधपुर के शासक विजय सिंह। और इधर थे मराठा कौन थे? मराठा थे महादजी सिंधिया। मराठा महादजी सिंधिया। तो मराठा महादजी सिंधिया इनकी हार होती है और ये क्या होते हैं? विजयी होते हैं। परिणाम ये निकलेगा कि
जयपुर की सेना इसमें क्या हो गई, विजयी हो गई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तुंगा का युद्ध कब हुआ, 1787 में। सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के जो विजय सिंह की संयुक्त सेना थी उसने मराठा महाजी सिंधिया की सेना को क्या किया, पराजित किया था। ये सेना विजयी हुई। उसके बाद में आगे एक युद्ध और होगा और उसका नाम है पाटन का युद्ध। कौन सा युद्ध, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध ये होगा 1790 में, 20 जून 1790 की बात है, पाटन का युद्ध। और इसमें वही सेना सवाई प्रताप सिंह, एक तरफ तो हो जाएंगी सवाई प्रताप सिंह और दूसरी तरफ वही महाजी सिंधिया। कौन थे, महाजी सिंधिया। और अब की बार इनका सेनापति था डिबोई। सेनापति कौन था, डिबोई। डिबोई ये फ्रांसीसी था। क्या था, फ्रांसीसी। एक युवा और जवान सेनापति मिला अब की बार मराठा महाजी सिंधिया को। पाटन का युद्ध 1790 में हुआ और उसमें सवाई प्रताप सिंह की सेना मराठा सेनापति डिबोई से क्या हो गई, पराजित हो गई थी। ठीक है, तो प्रताप सिंह की यहाँ पर क्या हुई, हार हुई। यहाँ पर इसकी क्या हुई, हार हुई और मराठा क्या हो गए, विजय हो गए। सेनापति कौन था, डिबोई, जो क्या था, फ्रांसीसी था। और मराठा जो सेनापति रहा डिबोई, इसकी जो कब्र है वो मेड़ता में है। कब्र कहाँ पर है, मेड़ता में। ये भी ध्यान रखना है। मराठा डिबोई जो सेनापति था उसकी कब्र कहाँ पर है, मेड़ता में। 1790 में ये युद्ध हुआ और उसके बाद में 1798 में जॉर्ज थॉमस मिलिट्री मेमोरियस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक है, आपको पता होगा इस बात का। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने, अंग्रेज थे, इसने भी क्या किया, जयपुर पर आक्रमण किया। जयपुर पर आक्रमण किया, इसने भी फायदा उठाया और जयपुर पर क्या किया, आक्रमण किया। तो 1798 में जॉर्ज थॉमस ने भी जयपुर पर क्या किया, आक्रमण किया था। और उसके पश्चात एक और युद्ध होगा, मालपुरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, मालपुरा का युद्ध। और ये मालपुरा का युद्ध कब हुआ, 1800 ईस्वी में। और मालपुरा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के भीम सिंह, जोधपुर के भीम सिंह की संयुक्त सेना मराठों से पराजित हो गई। मराठों से क्या हुई, पराजित हुई। ठीक है, तो मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में हुआ और इस मालपुरा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के जो भीम सिंह थे उसकी संयुक्त सेना मराठों से क्या हो गई, पराजित हो गई थी। और फिर सन 1800 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने मराठों से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। मराठों से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। तो काफी परेशान किया मराठों ने, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा आक्रमण किया मराठों ने प्रताप सिंह के समय। तो अंत में फिर मराठों से समझौता करना पड़ा, किसको, सवाई प्रताप सिंह को। अब इनके शासनकाल के बारे में और बातें देखते हैं कि सबसे ज्यादा मराठा आए प्रताप सिंह के काल में। तो मराठा अपने साथ में एक शैली लेकर आए, तमाशा शैली। महाराष्ट्र से कौन सी शैली आई, तमाशा शैली। तमाशा शैली कहाँ आई, राजस्थान में आई।
यानी किस शासक के शासनकाल में राजस्थान में सबसे पहले तमाशा शैली का आगमन हुआ? मराठों के द्वारा, ये मराठों की साथ ही आई थी, तो सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा शैली राजपूताने में आई, या कह सकते हैं जयपुर में आई। उसके बाद में सवाई प्रताप सिंह का जो काल है, सवाई प्रताप सिंह का काल, सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। चित्र शैली का स्वर्ण काल। किस शासक का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? तो सवाई प्रताप सिंह का काल क्या कहलाता है? जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल। और इनके शासन काल में ही एक साहिब राम नामक चित्रकार थे। साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया, यानी पूरे आदमी का जो चित्र होता है वो बनाया। तो यहाँ पर ये आसानी से ध्यान में रह जाएगा। सवाई प्रताप सिंह के काल में महाराष्ट्र से तमाशा शैली राजस्थान में आई, और इनका जो काल है वो जयपुर चित्र शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। और इनके शासनकाल में ही साहिब राम ने ईश्वरी सिंह का क्या बनाया? आदमकद चित्र बनाया। और उसके बाद में ये ध्यान रखेंगे आप, प्रताप सिंह स्वयं ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं। ब्रजनिधि के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। कौन? प्रताप सिंह। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये प्रताप सिंह के शासनकाल में ही ये संगीत के भी अच्छे खासे जानकार थे। इन्होंने एक संगीत सम्मेलन बुलाया। संगीत सम्मेलन बुलाया और उसकी अध्यक्षता की किसने? ब्रजपाल भट्ट ने। ब्रजपाल भट्ट ने की। तो प्रताप सिंह खुद ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे, और इन्होंने अपने शासनकाल में एक संगीत सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता किसने की? ब्रजपाल भट्ट ने की। और प्रताप सिंह ने एक रचना भी लिखी, राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार की रचना की। तो ये इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। प्रताप सिंह ने स्वयं कौन से ग्रंथ की रचना की? तो राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। और इस राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ में महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण योगदान भी रहा किसका? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने संगीत सम्मेलन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे, प्रताप सिंह के संगीत गुरु, तो संगीत गुरु कौन थे? संगीत गुरु थे चांद खां। चांद खां। और इन चांद खां ने स्वर सागर की रचना की थी। किसकी रचना की थी? स्वर सागर की रचना। तो प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खां, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? स्वर सागर की रचना की थी। इसके अलावा काव्य गुरु भी थे। काव्य गुरु भी ध्यान रख लेंगे, गणपति भारती। गणपति भारती।
गणपति भारती इनके क्या थे, काव्य गुरु थे। और इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट बात और है वो ये है कि प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की टोली रहा करती थी, यानी 22 विद्वान रहा करते थे जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, कवि, संगीतज्ञ, ज्योतिषी। दरबार में 22 विद्वान रहा करते थे जिनका संबंध अलग अलग विभागों से था, कोई कवि था, कोई संगीतज्ञ था, कोई ज्योतिषी था। तो इन प्रताप सिंह के दरबार में जो 22 विद्वान रहते थे इनको गंधर्व 22 के नाम से जाना गया, यानी एक टोली रहती थी जिसको किस नाम से जाना गया, गंधर्व 22 के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो किस शासक के शासनकाल में विद्वानों की गंधर्व 22 नामक टोली रहा करती थी, तो ये सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल की बात है। गंधर्व 22 नाम से प्रसिद्ध जो शासक है वो भी आप प्रताप सिंह को ही ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इनके शासनकाल में ही ये विद्वान लोग इनके दरबार में रहा करते थे। तो गंधर्व 22 का संबंध किस शासक से है, सवाई प्रताप सिंह से है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको गुणीजन खाना के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये जो लोग रहते थे वो गंधर्व 22 के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जहाँ रहते थे वो स्थान क्या कहलाता था, गुणीजन खाना कहलाता था। ये प्रताप सिंह के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा 1799 में इन्होंने कर्षण के मुकुट के आकार का हवा महल निर्मित करवाया। 1799 में प्रताप सिंह ने क्या किया, कर्षण के मुकुट के आकार का जयपुर में क्या बनवाया, हवा महल बनवाया। तो हवा महल के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं। ये राजस्थान का एयर दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, राजस्थान का एयर दुर्ग। राजस्थान का एयर दुर्ग किसे कहा जाता है, तो ये हवा महल को कहा जाता है। ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला है, 5 मंजिला। इसका जो वास्तुकार है वो लालचंद, हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद है, लालचंद। और इसके अलावा हवा महल के बारे में ये मिश्रित फारसी शैली में निर्मित किया गया है। मिश्रित फारसी शैली में निर्मित, मिश्रित फारसी शैली में क्या है, बनाया गया है हवा महल। और इसके अलावा इसकी विशेष बात यह भी है कि यह बिना नींव के समतल जमीन पर खड़ा है। यह विशेष बात है कि इसकी कोई नींव नहीं है, बिना नींव की समतल जमीन पर निर्मित किया गया है क्या, हवा महल। इसकी और विशेष बात यह है, मिश्रित फारसी शैली में बनाया गया है, वास्तुकार लालचंद है, बिना नींव की समतल जमीन पर खड़ा हुआ है, राजस्थान का एयर दुर्ग कहलाता है। इसमें 953 खिड़कियां और 152 झरोके हैं। 152 झरोके हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये मैंने आपको बताया है 5 मंजिला है। तो 5 मंजिल में प्रथम जो मंजिल है, प्रथम मंजिल का नाम है शरद मंदिर। यहाँ जगह थोड़ी कम है, यहाँ देख लीजिएगा। प्रथम मंजिल है शरद मंदिर। प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसको, शरद मंदिर।
दूसरी मंजिल इसको रतन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तीसरी मंजिल इसको विचित्र मंदिर के नाम से जाना जाता है। चौथी मंजिल इसको प्रकाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हवा महल की जो पांचवी मंजिल है इसको हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। हवा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये इनके शासनकाल की कुछ प्रमुख बातें हैं, विशेष रूप से सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल की। तो यहाँ पर एक बार हम पुनः इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सवाई प्रताप सिंह 1778 से लेकर 1803 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहता है। जयपुर के राजा रहे। इनके काल में सबसे ज़्यादा मराठों का आगमन हुआ। मराठे कहाँ पर आए? सबसे ज़्यादा जयपुर में आए। और ये पृथ्वीराज कछवाहा द्वितीय के भाई थे। इनके शासनकाल में तुंगा का युद्ध हुआ 1787 में, और इसमें सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के शासक विजय सिंह की सेना ने मराठा महादजी सिंधिया को क्या किया? पराजित किया। यानी मराठा सेना पराजित हो गई। यहाँ पर विजय हो गई किसकी? सवाई प्रताप सिंह की। उसके बाद में पाटन का युद्ध हुआ 1790 में। 20 जून 1790 की बात है। यहाँ सवाई प्रताप सिंह की सेना मराठा जो महादजी सिंधिया की सेना थी उससे पराजित हो गई। और यहाँ पर मराठा जो सेनापति था, मराठा सेनापति ये कौन था? तो मराठा सेनापति था डिबॉय, ये फ्रांसीसी था। और जो डिबॉय नामक फ्रांसीसी मराठा सेनापति था, इन्होंने अपूर्व पराक्रम और वीरता का परिचय दिया, जिसके कारण मराठों की विजय हुई। और यहाँ जयपुर की सेना हार को प्राप्त हो गई। डिबॉय की जो कब्र है वो कहाँ पर है? मेड़ता में है। 1798 में जॉर्ज थॉमस ने भी जयपुर पर क्या किया? आक्रमण किया। मालपुरा का युद्ध हुआ 1800 ईस्वी में, और इसमें सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के जो शासक थे भीम सिंह, दोनों की संयुक्त सेना हार गई। कौन से? मराठों से। मराठे हरा देते हैं दोनों की विशाल सेना को। और अंत में फिर सवाई प्रताप सिंह को लगा कि इस प्रकार से मराठे परेशान करते रहेंगे लगातार, तो इन्होंने 1800 ईस्वी में ही मराठों के साथ में क्या कर लिया? समझौता कर लिया था। उसके बाद में आपको पता है कि मराठों का सबसे ज़्यादा आगमन हुआ जयपुर में। तो इनके आगमन से महाराष्ट्र से जो लोकनाट्य शैली थी, तमाशा शैली, वो कहाँ पर आई? राजपूताने में आई। जयपुर में इसका क्या हुआ? आगमन हुआ। तो तमाशा शैली का आगमन किस शासक के काल में हुआ? सवाई प्रताप सिंह के काल में हुआ था। उसके बाद में आगे देखते हैं इनके बारे में। सवाई प्रताप सिंह का काल जयपुर चित्र शैली का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। किस शासक का काल जयपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है? तो सवाई प्रताप सिंह का काल। और इनके काल में ही साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था। प्रताप सिंह खुद ब्रजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। और इन्होंने, प्रताप सिंह जी ने एक संगीत सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने की थी। इनकी उपाधि थी, ये ध्यान रखेंगे। और प्रताप सिंह ने खुद ने एक राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की क्या की? रचना की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनके संगीत गुरु थे, कौन थे? चांद खां, जिन्होंने किसकी रचना की थी? सौर सागर की रचना की थी। उसके बाद में इनके काव्य गुरु गणपति भारती हुआ करते थे। और इनके दरबार में 22 विद्वानों की एक टोली रहा करती थी, कवि, ज्योतिषी और संगीतज्ञों की, जिनको गंधर्व 22 के नाम से जाना जाता था। तो किस शासक का दरबार गंधर्व 22 के लिए प्रसिद्ध था? सवाई प्रताप सिंह का दरबार। और ये जो दरबार रहते थे, इन दरबारों के कारण इनको गुणीजन खाना के नाम से भी संबोधित किया जाता था। 1799 में इन्होंने करसन के मुकुट के आकार का हवा महल जयपुर में निर्मित करवाया। और हवा महल के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान का एयर दुर्ग है। और इसका वास्तुकार कौन था? लालचंद था। ये मिश्रित फारसी शैली में निर्मित किया गया है और बिना नींव के ही
समतल जमीन पर खड़ा हुआ है, ये इसकी विशेषता है। और इसमें 953 खिड़कियां और 152 झरोखे हैं। इनके हवा महल का निर्माण इसीलिए करवाया गया था कि इन खिड़कियों और जो झरोखे थे इनमें बैठकर इनकी जो रानियां हुआ करती थी वो गणगौर की झांकी वगैरह देखा करती थी। और हवा महल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। 5 मंजिल कौन कौन सी हैं? तो पहली मंजिल प्रताप मंदिर, जिसका दूसरा नाम है शरद मंदिर। इसके अलावा जो दूसरी मस्जिद है उसका नाम है रत्न मंदिर। तीसरी मस्जिद का नाम आया। तीसरी जो मंजिल है उसका नाम है विचित्र मंदिर। चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं का नाम है हवा मंदिर। तो ये था हमारा जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। और देख लेते हैं और राजा और शासक कौन हुए। तो 1803 के पश्चात आगे जो शासक होंगे जयपुर के वो होंगे जगत सिंह द्वितीय। कौन होंगे? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह शासक द्वितीय शासक बनेंगे। सवाई जगत सिंह द्वितीय शासक बनेंगे। तो यहाँ पर इनका नाम उपाधि भी लिख लें आप, सवाई जगत सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल रहेगा 1803 से लेकर 1818 तक। 1803 से 1818 के मध्य इनका शासनकाल रहेगा। सवाई जो जगत सिंह द्वितीय थे इनके शासनकाल में जयपुर और जोधपुर जो राज्य था उनके बीच में क्या हुआ? गिंगोली का युद्ध। कौन सा हुआ? गिंगोली का युद्ध हुआ था। गिंगोली का युद्ध, ये गिंगोली पर्वतसर नागौर में पड़ती है ये स्थान। गिंगोली का युद्ध हुआ पर्वतसर नागौर में। कहाँ पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। 1807 में किस किस के बीच में हुआ? जयपुर और जोधपुर के मध्य। जयपुर और जोधपुर के मध्य ये गिंगोली का युद्ध हुआ। इसका कारण ये था कि मेवाड़ की महाराणा थी भीम सिंह, उनकी पुत्री कर्षणा कुमारी। किसको लेकर? कर्षणा कुमारी को लेकर। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे, कर्षणा कुमारी को लेकर, मेवाड़ की कर्षणा कुमारी को लेकर, के विवाह को लेकर, ऐसे कह सकते हैं, के विवाह को लेकर। तो ये भी फैक्ट ध्यान में रखना है। गिंगोली का युद्ध जयपुर और जोधपुर की जो सेना है उसके मध्य क्यों हुआ? यहाँ मेवाड़ की कर्षणा कुमारी के विवाह को लेकर। देखिए, मेवाड़ की जो कर्षणा कुमारी थी वो भीम सिंह की पुत्री थी और उसका विवाह जोधपुर के भीम सिंह के साथ में ही तय कर दिया था। लेकिन भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। विवाह से पहले ही रिश्ता तय हो गया था लेकिन उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। तो उसके पश्चात जोधपुर के अगले राजा बनेंगे कौन? मान सिंह। तो मान सिंह ने ये फिर क्या किया? ऑब्जेक्शन किया। किस बात का? कि जब भीम सिंह जोधपुर की मृत्यु हो गई तो जो मेवाड़ की कर्षणा कुमारी थी इनके पिता ने इनका विवाह तय कर दिया। इनका रिश्ता कहाँ पर तय कर दिया? जयपुर में। किसके साथ में? सवाई जगत सिंह द्वितीय के साथ में। इस बात से नाराज हो गए भीम सिंह के भाई थे इधर जोधपुर के मान सिंह। वो कहे, क्या कहते हैं कि जोधपुर का ये कर्षणा कुमारी का रिश्ता किसके साथ में तय हुआ है? जोधपुर के साथ में तय हुआ है, तो विवाह भी कहाँ होना चाहिए? जोधपुर होना चाहिए। लेकिन ये हुआ नहीं। गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 ईस्वी में और गिंगोली के युद्ध में जयपुर की क्या हो जाती है? जयपुर की सेना की विजय हो जाती है। जयपुर की सेना क्या हो जाती है? विजयी हो जाती है। और इसमें जयपुर का साथ दिया किसने? अमीर खां पिंडारी ने। टोंक के अमीर खां पिंडारी ने सहयोग किया। और अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर की सेना की यहाँ पर क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। जोधपुर की सेना हार जाती है। और अंत में फिर आपको पता है कर्षणा कुमारी विवाद किस प्रकार से समाप्त होगा कि अमीर खां पिंडारी के दबाव में फिर कर्षणा कुमारी ने
जहर पीकर अपनी क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी 1810 ईस्वी में। तो ये इस प्रकार का विवाद रहा जो दो राज्यों के बीच में भी एक बड़ा कारण बना। अंत में फिर इसका नतीजा भी नगण्य रहा। तो ये ध्यान रखेंगे, सवाई जगत सिंह द्वितीय के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, गिंगोली का युद्ध हुआ जयपुर और जोधपुर के मध्य। उसके बाद में आगे बात आती है सवाई जगत सिंह द्वितीय की। ये जयपुर के बदनाम शासक के नाम से भी जाने जाते हैं, बदनाम शासक, क्योंकि इन्हें एक वेश्या से प्रेम हो गया। वेश्या से क्या हो गया, प्रेम। वेश्या का नाम था रस कपूर। क्या नाम था, रस कपूर। रस कपूर में ज़्यादा इनको रस आने लगा, पता नहीं क्या मिला इनको, तो इस कारण से इनको बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। किसको, सवाई जगत सिंह द्वितीय को। और कहा जाता है कि जो रस कपूर थी, इनका जयपुर के शासन में भी क्या हो गया, नियंत्रण, शासन में ज़्यादातर भागीदारी या नियंत्रण स्थापित हो गया। शासन में ज़्यादातर भागीदारी, मुख्य रूप से भूमिका, केंद्रीय भूमिका में आ गई कौन, रस कपूर, जब जगत सिंह द्वितीय का शासनकाल हुआ करता था। जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में ही जयपुर में सेना की भर्ती और वेतन के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो ये भी ध्यान में रखना है, बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस शासक के काल में हुई, तो ये हुई किसके काल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में। तो ये विशेष बातें थी इनके बारे में। और जगत सिंह द्वितीय ने, आपको पता है कि अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है, उसके लिए ज़मीन भी क्या की थी, दान में दी थी जगत सिंह द्वितीय ने। तो ये बात भी उनके बारे में ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनकी जो अगली बात है वो ये है कि 1818 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली थी, या अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। चार्ल्स मेटकोफ जो राजपुतानी के शासकों के साथ में क्या करता है, संधि करता है। अंग्रेजों की तरफ से हस्ताक्षर करता कौन थे, चार्ल्स मेटकोफ। तो ये भी ध्यान रख लेंगे, चार्ल्स मेटकोफ के साथ में इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली थी। और उसके बाद में आगे जो शासक बनेंगे उनके बारे में कोई विशेष बात नहीं है। सवाई जयसिंह तृतीय, सवाई जयसिंह थर्ड शासक बनेंगे 1819 से लेकर 1835 तक। कोई उल्लेखनीय जानकारी नहीं, केवल एक जानकारी मिलती है कि जयपुर की जनता ने एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। इनके शासनकाल में जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो इनके काल की ये प्रमुख घटना रही। ठीक है, और कोई विशेष बात इनके शासनकाल के बारे में हमें पता नहीं चलती है। तो ये था दोस्तों आपका आमेर का इतिहास। कुछ शासक और रह गए हैं जिसमें हम माधो सिंह द्वितीय, उसके बाद राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय, ये कुछ प्रमुख शासक रहे हैं आमेर के कछवाहा वंश में। तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास में हम अपने विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं।